नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अब बच्चों को भी जल्द वैक्सीन मिल सकेगी। बच्चों के लिए कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को डीसीजीआई की मंजूरी मिल गई है। 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए यह वैक्सीन कारगर होगी। पहले ही अंदेशा जताया गया था कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। 525 बच्चों पर भारत बायोटेक की क्लिनिकल ट्रायल करेगा। कोवैक्सीन के इस क्लिनिकल ट्रायल को अब मंजूरी 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगी। एक बार क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी मिल जाती है, उसके बाद इसे अमल में लाया जाएगा। 525 बच्चों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। स्वस्थ बच्चों पर दरअसल ये ट्रायल होगा। डीसीजीआई की मंजूरी मिलने के बाद अब इस पर काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 मई को 10 राज्यों के 54 डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ अहम बैठक कर सकते हैं, जिसमें कोरोना को लेकर रणनीति पर बात की जाएगी। इधर कोरोना के हालात को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज 1 बजे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इससे पहले कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग की, तो देर शाम पीएम ने कोरोना दवा, ऑक्सीजन, वैक्सीन पर समीक्षा बैठक में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। सवाल यही कि बैठक से रणनीति तो बनेगी, लेकिन जरूरत यह है कि ये रणनीति लोगों तक काम के जरिए पहुंचे और वो भी तेजी से। 10 राज्यों के डीएम के साथ पीएम की बैठक, ये पहली बार दरअसल इस तरह की बैठक होने जा रही है जिसमें डीएम लेवल शामिल होने जा रहा है। पीएम के साथ सीधे संवाद में 20 मई को 54 डीएम्स के साथ ये बैठक की जाएगी। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन की राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ ये बैठक। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये एक अलग तरह की मीटिंग, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से संवाद करते हैं इस तरीके से, वर्चुअल तरीके से, तो ये ग्राउंड लेवल तक पहुंचने की कोशिश है प्रधानमंत्री की, क्योंकि अभी तक जो तमाम मीटिंग्स की गई वो सीएम लेवल पर थी, कैबिनेट मीटिंग्स थी, लेकिन डीएम लेवल पर यह पहली बार। देखिए, बिल्कुल डीएम लेवल पर ये पहली बार बैठक की जा रही है और प्रधानमंत्री खुद जो है 10 राज्यों के जो डीएम है 20 तारीख को वो उनसे मिलेंगे और उसके बाद अलग अलग प्रदेशों के जो डीएम है हर डिस्ट्रिक्ट के, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन पहले जो 20 तारीख को मीटिंग होनी है उसमें 10 राज्यों के डीएम है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, ये मध्य प्रदेश, केरल, ये वो राज्य हैं जिनके डीएम से वो पहली मुलाकात करेंगे, जहां पर अभी स्थिति जो है ये कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा खराब है। उन डीएम्स को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि किसी भी स्तर पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से संपर्क कीजिए, जो जरूरत है वो बताइए। लेकिन लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट जो इस संकट के समय चाहिए वो मिलती रहनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ये कोशिश जरूर है नया। लेकिन पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ मंत्रियों की ड्यूटीज लगाई थी, अलग अलग स्टेट्स की जिम्मेदारी दी थी कि वो डीएम, एसएसपी और एसपी से लगातार अपने कांटेक्ट करते रहे और उनसे उनके जो जिले हैं उनकी रिपोर्ट वो लेते थे और वो प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजते थे। पहली बार प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव लिया है जब दूसरी वेव आई है और उसमें इस तरीके से खतरनाक रूप देखा जा रहा है कोरोना का और जिस तरीके से जान मान की हानि हो रही है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सभी देश के जितने डीएम से उनसे वो मुलाकात करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत वो 20 मई से करने जा रहे हैं 10 राज्यों के जिला अधिकारियों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कोरोना की तेज रफ्तार को लेकर, वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर न कड़ाई है, सिर्फ सियासी लड़ाई हो रही है। टीका की कमी और वैक्सीनेशन ठप होने के अंदेशे के बीच दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। 12 विपक्षी दलों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर हर संभव रास्ते में टीका खरीदने की सलाह दी है ताकि देश में टीका कम न पड़े और कोरोना से लड़ा जा सके। उधर सरकार की दलील यह है कि दुनिया में सबसे तेज वैक्सीनेशन भारत में है और बीती रात पीएम ने
ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन दवा तक पर अहम समीक्षा बैठक की और रफ्तार तेज करने का निर्देश भी दिया। लेकिन सवाल यही कि जब टीका ही नहीं है तो ये लगाया कैसे जाएगा। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोवैक्सीन की कमी को लेकर पहले ही कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद कर दिया गया। हम सब लोग 1.25 साल से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उसी प्रकार से कैसे अभी जो कोविड के केसेस में देश भर में पिछले समय में सर्ज आया है, जनता के हित में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जितनी तेजी से कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया, उससे भी ज्यादा तेजी से आप सब ने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज करने का प्रयास किया है। एक बात साफ है कि केंद्र सरकार ही तय कर रही है कि कहां कितनी वैक्सीन जाएगी, कितनी वैक्सीन देश के लोगों को लगेगी, कितनी वैक्सीन केंद्र सरकार एक्सपोर्ट करेगी, देश विदेशों में बेचेगी। ये केंद्र सरकार तय कर रही है। जब केंद्र सरकार तय कर रही है तो फिर ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए केंद्र सरकार को कि अगर वैक्सीन 6.5 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं की गई होती तो दिल्ली और मुंबई के एक एक आदमी को 2-2 बार डबल डोज लग चुकी होती अब तक वैक्सीन की। दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन वाले वैक्सीनेशन सेंटर्स को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। अगर कुछ नया नहीं हुआ तो आज दिल्ली के किसी भी सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका नहीं लगेगा। बाहर खड़े थे 8:15 बजे से, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया है। यहाँ पे लोग जो है 12 से 1 बजे वाले भी लगे हुए हैं। बिजनेस वाले हैं, जॉब वाले हैं, क्या करें? तो बड़ा पूरा टोटली मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे। जब देश की राजधानी वैक्सीन के लिए त्राही त्राही करे तो फिर बाकी शहरों का क्या हाल होगा। कल शाम तक हाल ये था कि दिल्ली में 18 साल से 44 साल तक के लोगों के लिए कोवैक्सीन वाले वैक्सीनेशन सेंटर अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला ले लिया। अगर कुछ नया नहीं हुआ तो आज दिल्ली के किसी भी सेंटर पर कोवैक्सीन का टीका नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के मुताबिक भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार से कहा है कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए कोवैक्सीन नहीं है। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक 18 से 44 आयु वर्ग के लिए एक भी दिन की कोवैक्सीन नहीं है, जबकि कोविशील्ड का स्टॉक भी सिर्फ 9 दिन का बचा है। 2,67,690 कोविशील्ड की डोजेज 18 से 44 साल के एज ग्रुप के लिए दिल्ली को मिली है। तो इसके साथ अभी तक जो टोटल स्टॉक वैक्सीन का दिल्ली को मिला है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 44 वो पहुंच गया है 8,17,000 पे, जिसमें से 3,82,000 3,82,000 यूज हो चुका है और 4,35,000 अगले कुछ दिनों की वैक्सीनेशन के लिए बचा हुआ है। हालांकि दिल्ली के इस वैक्सीन संकट के लिए बीजेपी दिल्ली सरकार पर भी निशाना साध रही है। मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा, हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है, नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए, नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं जो आपने नहीं किया। दूसरे राज्यों का हाल भी बुरा है। महाराष्ट्र में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का टीकाकरण रोका गया है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक 45 प्लस के लोग उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि उन्हें दूसरी डोज देने की जरूरत है, क्योंकि समय पर दूसरी डोज जरूरी है। चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, सारी वैक्सीन अब 45 प्लस के लिए डाइवर्ट कर दी गई है। एक तरफ वैक्सीन की किल्लत, दूसरी तरफ कोरोना पर सियासत। सोनिया गांधी के बाद अब 12 विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कोरोना की दूसरी लहर से बनी परिस्थितियों के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। चिट्ठी में विपक्ष ने 9 मांगे रखी हैं। कोरोना की राजनीति में चिट्ठियां अब हथियार बन गई है।
दूसरी लहर में मचे हाहाकार और अब वैक्सीन के लिए मारामारी के बीच चिट्ठियों से बाजी खेली जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत 12 विपक्षी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर 9 सुझाव दिए हैं। वैश्विक और घरेलू सभी स्रोतों से केंद्रीय तौर पर वैक्सीन खरीदिए। पूरे देश में तुरंत सभी का मुफ्त टीकाकरण शुरू करें। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपलसरी लाइसेंसिंग लागू करें। बजट में आवंटित 35,000 करोड़ रुपयों से वैक्सीन खरीदी जाए। नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा का निर्माण रुके और उस पैसे से ऑक्सीजन, वैक्सीन आदि खरीदे जाए। पीएम केयर्स और निजी ट्रस्ट में जमा अघोषित पैसे का इस्तेमाल ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने में खर्च हो। सभी बेरोजगारों को हर महीने कम से कम 6,000 रुपए दिए जाएं। जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दिया जाए। कृषि कानूनों को रद्द कर अन्नदाताओं को महामारी का शिकार बनने से रोका जाए। चिट्ठी की 9 मांगों के साथ साथ इसकी भाषा ऐसी है कि राजनीतिक तूफान ना छिड़ना हो तो छिड़ जाए। चिट्ठी की शुरुआत ही इन आरोपों के साथ की गई है कि हमारे पहले के सुझावों को या तो नजरअंदाज किया गया या मानने से इनकार किया गया। चिट्ठी में लिखा गया कि इससे सर्वनाश करने वाली मानवीय त्रासदी की परिस्थिति बनी। चिट्ठी में सीधा आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार की अनदेखी से देश इस दुखद स्थिति में पहुंचा। विपक्षी नेताओं की साझा चिट्ठी से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए थे। नड्डा ने एक तरह से सोनिया के उस हमले का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने CWC बैठक में कहा था कि सिस्टम नहीं फेल हुआ, सरकार फेल हुई। सोनिया ने चिट्ठी लिखकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था। सांसद राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखकर सरकार की कोरोना प्रबंधन नीति पर सवाल उठा चुके हैं। कोरोना की मौजूदा लहर सरकार के लिए चुनौतियां लेकर आई, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन की उपलब्धता और दवाओं की सप्लाई का जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री को बताया गया कि पहली लहर के मुकाबले अब तिगुनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। रेमडेसिविर समेत अन्य दवाओं की मौजूदा उपलब्धता और उनके निर्माण को बढ़ाने पर इस बैठक में बात हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों को वेंटिलेटर्स के ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए ताकीद करने को कहा। दिल्ली से अशोक सिंघल और आनंद पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। कोरोना से बचाव के 2 ही सुरक्षा कवच हैं। पहला कवच है सावधानी और दूसरा है वैक्सीन। दरअसल 118 दिन बीत गए हैं देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान के शुरू हुए, लेकिन अभी तक सिर्फ मारामारी और अधूरी तैयारी दिखाई देती है। No point standing over here. Just see the social distancing. What are we supposed to do? Go back home? रोज परेशान करते हैं। 50 रोज हो गए लगाए, अभी बेकार हो जाएगी। ये सन्नाटा बताता है टीकाकरण का हमारा अभियान रास्ता भटक गया है। ये आक्रोश सबूत है कि टीकाकरण की हमारी रफ्तार 100 दिन में 2.5 कोस चलने वाली है। एक 130 करोड़ की आबादी, 118 दिन का अभियान और हालात आपके सामने हैं। जो वैक्सीन उपलब्ध है उसके लिए मारामारी चल रही है और जिस वैक्सीन का टोटा है उस सेंटर पर सन्नाटा है।
सबसे पहले दिल्ली का आज का हाल देख लीजिए। कोवैक्सीन की किल्लत दिल्ली पर भारी पड़ रही है। दिल्ली सरकार ने भारत बायोटेक से कोवैक्सीन मांगी है। कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। आज नौबत यह है कि जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज लिया है वो दूसरे डोज के लिए दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के सवाल हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक की है उसकी कमी है, उसका जो स्टॉक है वो समाप्त हो गया है। लेकिन हम जिस अभी वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं ये कोवैक्सीन का ही वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर लोग आए भी हुए हैं, उन्हें बताया भी गया है कि आज कम से कम कोवैक्सीन है। कल आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोवैक्सीन नहीं है, तो आज कुछ मन में शंका थी? नहीं, वी वर श्योर कि वील गेट कोवैक्सीन टुडे। हमने जब कल बुकिंग करी थी तो उसमें क्लियरली दिखाया था कि कोवैक्सीन अवेलेबल है, तो होपफुली वील गेट इट। चलिए, ये है और यहाँ पर आपको दिखाएं कि बहुत सारे लोग इस समय जो इंतजार है वो कर रहे हैं कि कब वैक्सीनेशन शुरू होगा। आप लोगों को लगता है क्या कि जिस तरीके से अब आज हो सकता है कि कोवैक्सीन हो, लेकिन आगे वाले दिनों में दिक्कत हो सकती है, तो इसकी का इंतजाम पहले से करना चाहिए? इसका इंतजाम पहले से डेफिनेटली करना चाहिए, कंसीडरिंग कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से पूरा डेटा कलेक्ट करके कोवैक्सीनेशन उतनी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए ताकि सब लोगों को मिल सके। और डेफिनेटली अगर फर्स्ट डोज आपको कोवैक्सीन मिल रही है तो सेकंड डोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपको कोवैक्सीन ही लगे, तो वो होनी चाहिए डेफिनेटली। कोई नहीं जानता ये संकट कब खत्म होगा। केंद्र सरकार ने गेंद वैक्सीन कंपनी के पाले में डाल दी। दिल्ली सरकार भी किनारे खड़ी हो गई। जिन्हें जिंदगी की फिक्र है वो बस खौफ और गुस्से में हैं। कोवैक्सीन ने कल हमें चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि साफ साफ कह दिया है उन्होंने कि हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। मतलब आपने हमें कहा कि आपने 26 तारीख से प्लान किया, मन बनाया और उसके बाद आपने चिट्ठी लिखी 7 मई को, जवाब मिला 11 मई को और चिट्ठी भी 7 मई को क्या लिखा? हमारा इंटरेस्ट है, हमारे मन में इच्छा है कि हम खरीदें। इच्छा से नहीं होती है, नेगोशिएशन के कुछ फंडे होते हैं। मुझे कष्ट हो रहा है ये कहते हुए। नेगोशिएशन में एडवांस पेमेंट करना होता है, जो आपने खुद माना है कि आपने एडवांस पेमेंट नहीं किया है। इस प्रकार से ऑर्डर प्लेस होते हैं जो आपने नहीं किया। तो ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन बंद हो चुका है और अगर कोविशील्ड की डोज नहीं मिली तो 2 से 3 दिन में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताले जड़ दिए जाएंगे। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं बल्कि ज्यादातर राज्यों में हाल यही है, जिनमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं। लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर कितनी ज्यादा चिंतित है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राज्य सरकारों के सवालों का जवाब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दे रहे हैं। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों ने तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान रोक दिया है। मजबूरी ये बताई है कि टीके की किल्लत है। राज्य सरकारों ने तय किया है कि पहले 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को दोनों डोजेस दिए जाएंगे, फिर बाकी आबादी का देखा जाएगा। यानी सबको टीका का लक्ष्य अभी बेहद दूर की कौड़ी दिखाई दे रहा है। दिल्ली मुंबई हो या भोपाल जयपुर, पटना लखनऊ हो या रायपुर अहमदाबाद, पूरे देश को जैसे एक ही तलाश है, एक ही चिंता है और एक ही बेचैनी है कि कैसे 2 डोज टीके के मिल जाएं और कोरोना से जिंदगी को सुरक्षित किया जाए। लेकिन हायरी व्यवस्था, हायरी सिस्टम, हायरी सरकार, वैक्सीन का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। आप लोग इस तरह से क्यों खड़े हैं? यहाँ तो कोरोना से खतरा हो जाएगा आप लोगों को। पहले तो लिस्ट बनवाई थी, उसके बाद में फिर लिस्ट के टोकन दिया, टोकन पे पर लाइन लगवा रहे हैं। लाइन के बाद में फिर ये किस चीज का नंबर आएगा वैसे कर रहे हैं। ये व्यवस्था तो इनको बढ़ानी चाहिए या पब्लिक को बढ़ानी चाहिए, ये है मेरा कहना। 16 जनवरी 2021 की वो तारीख जब टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ और आज 13 मई 2021 की तारीख, यानी 118वां दिन है। देश की आबादी करीब 130 करोड़ है।
लेकिन करीब 13 करोड़ 76 लाख को सिंगल डोज और करीब 3 करोड़ 75 लाख को ही दोनों डोज लग पाए हैं। और 118 दिन यानी करीब 4 महीने बाद भी शहर शहर टीके को लेकर हाय तौबा और हंगामा है। मध्य प्रदेश में भी देश के बाकी हिस्सों की तरह ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में तो उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन समस्या ये है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन सीमित संख्या में मौजूद है और इसीलिए लोगों को कई बार निराश होकर के जाना पड़ रहा है। दूसरी समस्या ये है कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर जब लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर कोई खास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है जिससे वो कोरोना से खुद को बचा सके। एक तरीके से देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पूरी तरीके से वैक्सीनेशन केंद्रों पर उड़ रही हैं। हम भोपाल के एक वीआईपी इलाके में इस वक्त मौजूद है जहां पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बना है। सुबह से ही लोग यहां पर वैक्सीन लगवाने तो पहुंच गए, लेकिन समस्या ये है कि उन्हें फिलहाल वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इसी तरीके से रोड पे खड़ा रखा गया है और क्योंकि यहाँ पे कोई इंतजामात यहाँ पे है नहीं ऐसे कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़े या फिर कोई सर्कल यहाँ बनाए गए हो या कोई पुलिस की ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे इन्हें समझाया जाए। और इसीलिए अगर आप तस्वीरों में देखो तो रोड पे जो चलती हुई सड़क है वहीं पर इन लोगों को खड़ा रख दिया गया है इस चिलचिलाती हुई गर्मी में, इस धूप में। जानकार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कोरोना से तबाह होने से बचना है तो सबको जल्द से जल्द टीका लगना चाहिए, लेकिन टीका विकसित करने में आगे रहने वाला हिंदुस्तान इस रेस में कहीं पीछे या कहें कि बहुत पीछे हाफता दिख रहा है। अब तो आलम यह है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे 7 राज्यों ने तीसरे चरण यानी 18 से 44 साल तक की उम्र वालों का टीकाकरण रोक दिया है। ये हालात तब है जब 4 करोड़ से कम की आबादी को ही टीका लग पाया है। ये नौबत तब है जब 126 करोड़ की आबादी को टीके के दायरे में लाने की चुनौती है। अगर यही रफ्तार और यही हालात रहे तो सबको टीका एक सपना ही रह जाएगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त अलीगढ़ के कोविड कमांड सेंटर पहुंचे हैं। वहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, किस तरीके से वहां पर कोविड पेशेंट्स के लिए तैयारियां की गई हैं। ये कोविड कमांड सेंटर दरअसल अलीगढ़ में स्थित है जहां पर आज निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं सीएम। किस तरीके की वहां व्यवस्था है, कैसे मरीजों की देखभाल की जा रही है, क्या है इलाज की व्यवस्था, ये इस कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में निरीक्षण करते हुए सीएम योगी। इसके बाद वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाएंगे जहां पर 18 प्रोफेसर्स की कोरोना के कारण जान चली गई है। इससे पहले भी सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर इस बात की सूचना दी गई थी कि इस तरीके से जो जान जा रही है वहां पर लगातार लोगों की कि क्या अलीगढ़ में कोरोना का कोई नया स्ट्रेन, कोई नया म्यूटेंट है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। राज्यों को वैक्सीन का संकट जल्द खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक के हालात यही बता रहे हैं कि मांग और आपूर्ति की खाई जल्द नहीं भरने वाली है। वैक्सीन संकट पर सरकार देर से जागी है और शायद इस देरी की भरपाई नहीं हो सकती है। 17 करोड़ से ऊपर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है भारत में, ये आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेस हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेस हैं। आप एक एक डोज को तरस रहे हैं, कतारों में घंटों इंतजार कर रहे हैं, भीड़ में जाने का जोखिम मोल लेते हैं और देश के स्वास्थ्य मंत्री की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। वो गदगद हैं जैसे सब कुछ अद्भुत अविश्वसनीय अंदाज में चल रहा हो, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। 6 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी सुनिए जरा। जितना भी हमारे पास 18 से 44 का जो पहली मई को हमने प्रारंभ किया था, उसको लेके हमारे पास जितनी संख्या थी, जितना डोज था हमारे पास, वो पहले लॉट में हमने इसलिए 7 जनपद जो हाई केस लोड वाले उसी में हमने प्रारंभ किया था। एक सप्ताह के बाद हमको कोविशील्ड से 3.5 लाख डोज और अतिरिक्त मिला, जिसके कारण से हमने 11 जनपद में और शुरू हुआ। जो 7 जनपद के बाद जो नीचे स्तर के हाई कोस्ट केस लोड वाले हैं, तो हमने उसी हिसाब से शुरू किया। टीकाकरण शुरुआत किया था उसको करीबन हम 5 लाख लोगों के ऊपर, 5-6 लाख लोगों के ऊपर टीकाकरण हुआ भी है, लेकिन उसको हमारे को
आज एबियंस का मतलब है तुरंत स्थगित करना पड़ रहा है, इसलिए कि सेकंड डोज 45 एज ग्रुप के आगे का ड्यू हो चुका है। संक्रमण की दर जो कि आज 8% से ज्यादा हो गई है, हम देश के पहले 5 राज्यों में हैं जहां एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख पार कर गई है। ये हमारे लिए चिंता की बात है। इसलिए सरकार ने घर घर सर्वे टीमें बनाकर घर घर सर्वे करने का काम कर रही है, दवाई के किट बांट रही है। बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे थे, अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर 2 क्राइटेरिया हैं, जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए और केसेस भी मतलब 3-4 हज़ार से नीचे ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से मान के चलना चाहिए कि अभी केसेस काफ़ी माने जाएंगे। 2 दिन से आंकड़ों में गिरावट आ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि ये धीरे धीरे इसका फर्क पड़ेगा। वैक्सीनेशन बराबर चल रही है, कल भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया है और रोजाना हमें सप्लाई आ रही है। हमारे लिए ये भी राहत भरी खबर है कि 10,000 से नीचे केस पॉजिटिव निकले हैं, वहीं 9-9,500 लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, तो रिकवरी भी हमारी बढ़ रही है। तो वैक्सीन की इस कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? राज्य सरकारें, केंद्र सरकार या वैक्सीन कंपनियां? ये समझने के लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि वैक्सीन की डोज का आवंटन कैसे हो रहा है। तो प्रक्रिया ये है, 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन डोज मुहैया कराती है, जबकि 18 से 44 साल वालों के लिए राज्यों को खुद वैक्सीन की खरीद करनी पड़ती है। अभी वैक्सीन निर्माता कंपनियों को 50% आपूर्ति केंद्र सरकार को करनी पड़ती है, बाकी बची 50% वैक्सीन की आपूर्ति कंपनी राज्य सरकारों को करती है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने जो डिटेल बताई है उससे भी संकट सुलझने की उम्मीद नहीं है। मई में सरकार को कुल 8.5 करोड़ खुराकें मिलने की उम्मीद है। इनमें 50% आपूर्ति केंद्र सरकार अपने पास रखेगी, बाकी बची आपूर्ति में से आधी राज्यों को और आधी निजी क्षेत्रों के अस्पतालों को की जाएगी। यानी मई में 18 से 44 वर्ष आयु वाले लोगों को लगाने के लिए राज्य सरकारों को सिर्फ 2 करोड़ डोज ही मिलेंगे। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में वैक्सीन उत्पादन क्षमता बढ़ाने की उम्मीद जताई, लेकिन जुलाई के बाद उससे पहले ही राज्यों ने अपने रास्ते वैक्सीन का इंतजाम शुरू कर दिया। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों ने वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने का फैसला किया है। यानी कि राज्यों को लग रहा है कि 2 कंपनियों के भरोसे नहीं रहा जा सकता। आज तक ब्यूरो। कोरोना ने हजारों जिंदगियां छीन ली, लेकिन कई परिवारों को ऐसा जख्म दिया है जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। हम आपको दिखाते हैं अहमदाबाद के एक परिवार का दर्द, जिस परिवार में अकेला कमाने वाला कोरोना का शिकार हो गया। उसके बिना परिवार का क्या हाल है, देखिए। अहमदाबाद के इस परिवार में कभी खुशियों का बसेरा था, लेकिन अब यहाँ आंसुओं का डेरा है। दीवार पर एक तस्वीर लगी है, तस्वीर पर माला चढ़ी हुई है। इस तस्वीर को देखकर जिस महिला की आंखें भर आई हैं, वो एक मां है जिन्होंने कोरोना संक्रमण में अपना बेटा खो दिया। दीवार पर लगी इस तस्वीर में निखिल अजमेरा की मुस्कान आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उनके जाने के बाद तो परिवार की जिंदगी में जैसे अंगारे भर आए हैं। अभी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 40 साल। निखिल की पत्नी मेधा के आंखों से आंसुओं की बरसात रुकती नहीं। आंखों में सवाल कि कैसे कटेगी आगे की जिंदगी। कभी कोई बंदा ये नहीं सोचता है कि मेरे पे ये मुसीबत कभी भी लाइफ में आएगी। अभी ये जो आ चुकी है उसको भुला तो हम जिंदगी भर नहीं पाएंगे, बट ये चीज है उसमें से बाहर भी निकलना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो हम खुद नहीं मैनेज कर पाएंगे खुद को। ठीक है, और द थिंग इज थोड़ा थोड़ा डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी कभी सोचने भी लगती हूँ, बट वो सोच में फिर एक स्टाइल पे बैठ भी जाती हूँ कि कुछ तो करना ही पड़ेगा इसमें बाहर निकलने के लिए।
अहमदाबाद के अजमेरा परिवार पर कोरोना काल बनकर आया। 10 दिन तक निखिल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझते रहे। परिवार को लगा कि वो बच जाएंगे, लेकिन सांसों की डोर टूट गई। निखिल को अब इस दुनिया से गए 1 महीने हो गए हैं। वही एक कमाने वाले थे। परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा, साथ ही चुनौती भी कि अब ये घर कैसे चलेगा। अभी देखते देखते तो महीना गुजर गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। थोड़ा रोई 10-12 दिन तक, फिर मेंटली सोचा कि स्ट्रांग तो होना पड़ेगा। धीरे धीरे सेट हो रही हूँ, या तो उनका बिजनेस या तो कुछ करूंगी, क्योंकि घर चलाना है, अब बेटी को बड़ा करना है, मम्मी की जवाबदारी मेरे पे है, तो वो सब भी देखना है। अब उसके हिसाब से सोच रही हूँ कि जिस तरह से भगवान कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा कि भाई आगे मुझे हिम्मत दे, और बस इतनी हिम्मत से मुझे आगे बढ़ाए कि मैं अपना घर मैनेज कर पाऊँ बस। निखिल अजमेरा की बेटी यशस्वी के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। अपने पापा की लाडली जब उन्हें याद करती है तो आंसुओं में भीग जाती है। इन आंसुओं की बरसात के बीच भी उसे ध्यान है अपने पापा के सपनों का, जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए देखे थे। उनके साथ मस्ती, उनके साथ वॉकिंग पे जाती थी मैं हर रोज, फिर उनके साथ गेम खेलती थी, टीवी देखती थी, उनके साथ ही सोना उठना सब था। अभी तो कुछ पता नहीं, पर मैं पापा का ड्रीम पूरा करूंगी, उनको प्राउड कराऊंगी फील, और उनको जो चाहिए था वो सब कुछ मैं करूंगी उनके लिए। निखिल अजमेरा को इस दुनिया से गए महीने भर हो रहे हैं। मेधा अजमेरा अब अपने पति के सपनों को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी हैं। भरोसा उन्हें भगवान पर है, अपने पति की यादों पर है। यकीन है उनके पति कहीं नहीं गए हैं, अपनी यादों के रूप में उनके आसपास ही हैं। उसके सपनों को पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा की जो इच्छा थी वो मेरे पे डाल के गए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं 100% मेरी तरफ से 100% पूरी करूंगी, और मुझे उसके लिए पता है कि भगवान मेरे साथ है। इवन मेरे पति सब जगह मेरे साथ ही है, वो मुझे कहीं अटकने नहीं देंगे। कुछ भी ऐसा लगता होगा तो वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छी सी राह दिखाई देंगे। ना मैं इसके पापा वापस ला सकती हूँ, ना मैं मेरा पति वापस ला सकती हूँ, ना मम्मी का बेटा। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अब थोड़ा इसमें जूझना पड़ रहा है। हो जाएगा, उसमें भी भगवान साथ देंगे हमको। निखिल इस परिवार की जिंदगी की डोर थे, जिसमें उनकी माँ, उनकी पत्नी और उनकी बेटी गुथी हुई थी। लेकिन निखिल के सांसों की डोर ही टूट गई। उनके विछोह में पूरा परिवार टूट सा गया था। अब संभल रहा है, क्योंकि जिंदगी रुकती नहीं है, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। कोरोना ने लोगों को कुछ ऐसे घाव दिए हैं जिसे वक्त कभी भर नहीं सकता है। किसी ने अपने पिता को खोया है तो किसी ने अपने पति को, लेकिन कोरोना काल बनकर आया, हजारों जिंदगियों को तबाह कर गया। कहीं शादी की खुशियां मातम में बदल गईं, तो कहीं पूरा का पूरा परिवार कोरोना का शिकार हो गया। कोरोना संक्रमण काल में जहां तमाम लोगों की दरिया दिली की तस्वीरें आई, तो वहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली करतूत भी सामने आई। इस महिला के आंसुओं को देखकर भला कौन पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा पिघल नहीं जाएगा। अपने पति को भागलपुर से पटना तक इलाज कराने के दौरान इन्होंने जो कुछ सहा, जो कुछ देखा, वो सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भागलपुर में एडमिट कराने अपने हस्बैंड को, वहाँ पे बहुत मुश्किल से हमें एडमिशन मिला। हम गए, एडमिट हुए, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर दोनों। वहाँ पे एक नर्स, एक डॉक्टर, किसी ने भी, बस एक सुमित चौहान सर, उन्होंने थोड़ी इंसानियत दिखाई थी। वो ठीक से देखते थे जो विजिट पे आते थे। अदरवाइज एक डॉक्टर ने, किसी ने, नर्स ने, किसी ने भी मदद नहीं किया। ग्लोकल हॉस्पिटल सर, ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। इन महिला के पति 26 दिनों तक अस्पताल में रहे। इस दौरान क्या क्या नहीं सहा। इनकी माने तो एक अस्पताल कर्मी ने इनके पति के सामने ही इनसे छेड़छाड़ की। बेबस पति देखते रहे।
एक आदमी को मैंने बोला कि आप मदद कीजिए, तो उसने मेरा दुपट्टा खींचा और मेरे कमर पे हाथ रखा। उसका नाम ज्योति कुमार है, वो हाइट 6 फीट के करीब है और ज्योति कुमार जेंट्स है, वो ज्योति कुमार। उसने मेरे साथ खराब व्यवहार किया। मेरे हस्बैंड ने देखा, उनका पूरा ये पसीना से भीग गया सर, लेकिन बाबू मेरा कुछ बोल नहीं पा रहा था, तभी कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद उसने बाहर आके मुझे मुस्कुरा के बोला ज्योति कुमार ने कि आप ध्यान रखूंगा आपके हस्बैंड का। मैंने उस समय भी डर से कुछ नहीं बोला, मैंने बोला हाँ भैया प्लीज ध्यान रखना। लेकिन मेरे बाबू को भी कुछ तो अनईजी लगा था उसके साथ। मेरे बाबू ने अगले दिन बोला कि इससे मत डायपर चेंज करवाना। मैंने फिर खुद करना शुरू कर दिया सर। प्रॉमिस किए थे ना रामल का। 26 दिनों तक पति के इलाज में इस महिला ने पूरे सिस्टम की सड़ांध देख ली। ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ा, कई गुना ज्यादा दाम देकर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना पड़ा। सारे जतन कर डाले, लेकिन अपने पति को बचा नहीं पाई। अब इनके जीवन में आंसुओं ने डेरा बना लिया है। जिंदगी दर्द में डूब चुकी है। इस एम्बुलेंस में पीपी किट पहनकर खड़ी ये बेटी बिहार के मेडिकल सिस्टम की ही पोल नहीं खोल रही, बल्कि कोरोना संक्रमण काल में जिम्मेदार लोगों की संवेदनाएं किस कदर मर गई हैं, इसका बयान कर रही है। बॉडी खुद पैक किए हो? एम्बुलेंस में ये बेटी खड़ी है और इसके बगल में उसके पिता का शव पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें बिहार के बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हैं, जहां 55 साल के फारूक जमा की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। उनकी मौत के बाद परिजन उनके शव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अस्पताल के किसी भी कर्मचारी ने शव को छुआ तक नहीं। 6 घंटे के इंतजार के बाद मजबूरी में इस बेटी ने खुद ही पीपी किट पहना, अपने भाई की मदद से खुद ही अपने पिता का शव पॉलीथीन में पैक किया। शिकायत करने के बाद मुझे मिला किट, पीपी किट, और मैंने खुद पैक किया। इस बेटी ने अपने पिता के शव को पैक किया, अपने भाई के साथ मिलकर शव को स्ट्रेचर पर रखा और एम्बुलेंस तक ले आई। धधकती चिताओं की ये तस्वीरें बिहार में दरभंगा की हैं, जहां शादी का एक आयोजन लोगों के लिए काल बन गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। शादी के 15 दिन के भीतर आयोजन में शामिल एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार में शवों को कंधा देने वाला कोई नहीं बचा। पटना से उत्कर्ष सिंह और सुजीत कुमार झा, आज तक ब्यूरो।